अंधेरा जब गहरा होता है तो सिर्फ रोशनी नहीं बुझती, बल्कि सच्चाई और वहम के बीच की लकीर भी धुंधली पड़ी रेचने लगती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी खाली कमरे में अकेले बैठे हों तो आपकी पीठ के पीछे कोई खदरिदा है, या फिर किसी सुनसान सड़िया ढक पर चलते हुए आपको ऐसा लगे कि कोई आपके कदमों की आहट गिन रहा है? हम अक्सर इन चीजों को मन का वहम कहकर टाल देते हैं, लेकिन क्या होगा अगर वो वहम नहीं बल्कि एक कड़ी डिब्बा सच हो? आज हम उन कहानियों की गहराई में उतरेंगे जो भारत के आधुनिक शहरों और शांत गांवों के अंधेरे कोनों में दबी हुई हैं। ये कहानियां सिर्फ भूतों की नहीं हैं, ये कहानियां हैं उस हिसाब की जिसे हम कर्म कहते हैं। ये उस कर्मा का हिस्सा है जो कभी पीछा नहीं छोड़ता। शुरुआत करते हैं शहर की एक ऐसी ही पीली इमारत से जिसे बाहर से देखने पर कोई भी इसे एक सामान्य अपार्टमेंट कह देगा। सिविल इंजीनियर रौनक मल्होत्रा और उनकी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी जूही जब पहली बार फ्लैट नंबर 18 के सामने खड़े हुए तो उन्हें लगा था कि ये उनके नए जीवन की शुरुआत है। 5 घंटे का लंबा सफर और गूगल मैप्स की वो 5 किलोमीटर की उलझन अब खत्म हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही गार्ड की नजर जूही पर पड़ी, उसकी आंखों में जो खौफ था वो किसी साधारण थकान का नतीजा नहीं था। उसने उन्हें होटल जाने की सलाह दी। क्यों? क्या एक साफ सुथरे फ्लैट में किसी का डरना जायज था? फ्लैट के अंदर सब कुछ ठीक था, सिवाय उस ठंडी परछाई के जो उनके साथ साथ चल रही थी। एक ऐसी रूह जिसके हाथ में एक गुड़िया थी। उस रात जूही को बिस्तर पर किसी के होने का एहसास हुआ, एक खुरदरा और गर्म हाथ जिसने उसके पेट को छुआ। रौनक ने इसे सफर की थकान कहा, लेकिन क्या थकान से हाथ पर जलने के निशान पड़ी डिड़ सकते हैं? इस घर में एक लोरी गूंजती थी, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। ये लोरी एक मां की ममता नहीं बल्कि एक पुराने धोखे की चीख थी। सालों पहले एक बेऔलाद दंपत्ति ने सरोगेट मदर का सहारा लिया था, लेकिन लालच और धोखे ने उस घर को श्मशान बना दिया। पति ने अपने बच्चे के लालच में अपनी ही पत्नी को जिंदा जला दिया था। आज भी उस फ्लैट में वो रूह अपनी कोख तलाशती है। और जूही, उसने अपना बच्चा खो दिया। वो रूह आज भी वहां है, शायद किसी नए किराएदार का इंतजार कर रही है। ये खौफ सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, ज्ञान के मंदिरों में भी अंधेरा अपना रास्ता बना लेता है। एक नामी कॉलेज की पुरानी लाइब्रेरी का 3रा फ्लोर, सालों से बंद, धूल से ढकी किताबें और नमी भरी हवा। वहां एक अनकहा नियम था कि कोई भी 3रे फ्लोर पर नहीं जाएगा। अभय, जो खुद एक तांत्रिक परिवार से ताल्लुक रखता था, उसके लिए यह सिर्फ एक डर नहीं बल्कि एक अनसुलझा सवाल था। कॉलेज प्रशासन कहता था कि वहां कुछ नहीं है, लेकिन 12 साल पहले एक लाइब्रेरियन शेखर वहां बेहोश मिला था। उसकी आंखें खुली थीं पर जुबान खामोश। डॉक्टर सिद्धार्थ मेहता जब अपने ईएमएफ मीटर और नाइट कैमरों के साथ वहां पहुंचे तो मशीनों ने वो रिकॉर्ड किया जो इंसान नहीं सुन सकते थे। मुझे यहां बांध दिया गया है। ये आवाज उस महिला लाइब्रेरियन की थी जिसे 20 साल पहले एक झूठे इल्जाम के बाद लाइब्रेरी के उसी कमरे में मार दिया गया था। उसकी मौत को आत्महत्या का नाम दे दिया गया, लेकिन रूहें झूठ नहीं बोलती। जब तक उसे न्याय नहीं मिला वो लाइब्रेरी की दीवारों के बीच भटकती रही। न्याय की ये भूख इतनी प्रबल थी कि उसने पूरे कॉलेज कैंपस को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। कभी कभी ये रूहें सिर्फ न्याय नहीं बल्कि सजा देने आती हैं। शहर के एक आलीशान होटल ग्रैंड ऑर्किड का कमरा नंबर 19। बिट्टू नाम का एक लड़का जो सोशल मीडिया की चमक धमक में फंसा हुआ था, एक खूबसूरत लड़की के बुलावे पर वहां पहुंचा। उसे लगा था कि उसकी किस्मत खुल गई है, लेकिन हकीकत में वो एक मौत के फंदे की तरफ बढ़ा रहा था। वो होटल, जो हकीकत में एक जला हुआ खंडहर बन चुका था, बिट्टू के लिए एक आलीशान कमरे में तब्दील हो गया। वहां आर्या नाम की एक लड़की की रूह रहती थी। 12 साल पहले उसके बॉयफ्रेंड ने उसका एक वीडियो लीक कर दिया था, जिसके बाद उसने इसी कमरे में अपनी जान दे दी थी। अब वो कमरा हर उस शख्स के लिए खुलता है जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता। बिट्टू और उसका दोस्त कार्तिक दोनों उसी पंखे से लटके हुए मिले जिससे आर्या लटकी थी।
ये महज इत्तेफाक नहीं था, ये उस कर्म का नतीजा था जो डिजिटल दुनिया के पीछे छिपकर किया गया था। खौफ का ये सफर शहरों से निकलकर अब चंडीपुर जैसे दूर दराज के गांवों की तरफ मुद्दता है। सुमित नाम का एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो सिर्फ एक रात का शॉर्टकट लेना चाहता था। उसे लगा था कि जंगल का रास्ता उसे जल्दी पहुंचा देगा, लेकिन उस जंगल में भोला और कालू जैसे अपराधी नहीं, बल्कि उनकी वो रूहें बसती थीं जो 10 साल पहले एक पुलिस एनकाउंटर में मारी गई थीं। वो लोग आज भी वहां से गुजरने वालों का शिकार करते हैं। सुमित की जान उस रात सिर्फ इसलिए बची क्योंकि वहां एक और साया पहरा दे रहा था, इंस्पेक्टर दत्ता। 10 साल पहले अपराधियों ने उन्हें जिंदा जला दिया था, लेकिन वर्दी का फर्ज मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। आज भी उस जंगल में खाकी वर्दी वाला वो फरिश्ता मासूमों की हिफाजत करता है। और अब हम लौटते हैं उसी जगह जहां से ये सब शुरू हुआ था, एक सुनसान फार्म हाउस। साल की आखिरी रात 4 दोस्त कबीर, ओमी, रिहान और समीर अपने पुराने दोस्त आरव से मिलने पहुंचे हैं। आरव, जो पहले से ही वहां मौजूद था, उन्हें अजीब तरह से घूर रहा था। कमरे में पीली रोशनी थी और दीवारों पर पुराने मास्क टंगे थे। वहां सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी भारी लग रही थी। आरव ने एक खेल शुरू किया, सबसे डरावनी कहानी सुनाने का खेल। एक के बाद एक कहानियां सुनाई गईं। किसी ने उस कमरे की कहानी सुनाई जो इंसानों का अकेलापन सोख लेता है। किसी ने ऑफिस की 15वीं मंजिल की कहानी सुनाई जहां प्रमोशन के चक्कर में एक दोस्त ने दूसरे को धक्का दे दिया था। और किसी ने उस जली हुई मां की कहानी सुनाई जो आज भी अपने बच्चे राजू को ढूंढ रही है। लेकिन सबसे डरावनी कहानी अभी बाकी थी, वो कहानी जो खुद आरव सुनाने वाला था। आरव ने बताया कि कैसे नशे की हालत में एक लड्ढके ने एक बूढ़े आदमी और उसके पोते को अपनी गादी से कुचल दिया था। उसने उनकी मदद नहीं की, बल्कि उन्हें तड़पता हुआ छोड़ कर भाग गया। उस बूढ़े आदमी ने मरते वक्त एक श्राप दिया था, तुम्हारी मौत इतनी आसान नहीं होगी, पहले तुम्हारे अपने मरेंगे। आरव की आवाज कमरे में गूंज रही थी और तभी बाहर से बिल्ली की एक डरावनी चीख सुनाई दी। कबीर और समीर की सांसें अटकने लगीं। उन्हें लगा कि आरव सिर्फ एक कहानी सुना रहा है, लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई उन्हें एहसास हुआ कि आरव का व्यवहार बदल रहा है। आरव ने बताया कि कैसे उस लड्ढके के पिता की मौत हुई, कैसे उसके करीबियों ने एक एक करके दम तोड़ ढूंढ दिया, और आखिर में वो फार्म हाउस। आरव ने कहा कि उसके दोस्त आज उससे मिलने आने वाले थे, लेकिन उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। कमरे में बैठे चारों दोस्त हंसने लगे। उन्होंने कहा, आरव, क्या मजाक कर रहे हो? हम तो तुम्हारे सामने बैठे हैं। लेकिन आरव की आंखों में कोई चमक नहीं थी। उसने धीरे से कहा, तुम लोग यहां बैठे जरूर हो, लेकिन क्या तुमने गौर किया है कि आने के बाद से तुमने पानी की एक बूंद भी नहीं पी? क्या तुमने शीशे में अपना प्रतिबिंब देखा है? कमरे की लाइट एक झटके में गुल हो गई। अंधेरे में जब बिजली कड़ी ढकी तो उन चारों ने देखा कि कमरे के कोने में वही बूढ़ा आदमी और उसका छोटा पोता खद्दे थे, वही लोग जिनका एक्सीडेंट उस रात हुआ था। आरव की आवाज अब एक फुसफुसाहट बन चुकी थी। उसने बताया कि वो चारों दोस्त उसी घाटी में अपनी जान गंवा चुके थे और आरव खुद भी अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं था। उस बूढ़े की रूह ने आरव को भी अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था। आज वो पांचों दोस्त उस फार्म हाउस की चारदीवारी में हमेशा के लिए कैद हो चुके हैं। हर साल की आखिरी रात वो वहीं इकट्ठा होते हैं, अपनी ही मौत की कहानियां दोहराने के लिए। ये कहानियां हमें बताती हैं कि इंसाफ की तराजू सिर्फ अदालतों में नहीं होती। कभी कभी हिसाब कुदरत खुद करती है, उन रास्तों से जिन्हें हम अलौकिक कहते हैं। हम जिसे अंत समझते हैं वो अक्सर एक अंतहीन सफर की शुरुआत होती है। याद रखिएगा, आप जो भी करते हैं वो कहीं ना कहीं दर्ज हो रहा है, चाहे वो फ्लैट नंबर 18 की लोरी हो, लाइब्रेरी का वो बंद कमरा, होटल का कमरा नंबर 19 या वो सुनसान फार्म हाउस। हर दीवार के पीछे एक राज छिपा है और हर परछाई एक कहानी कह रही है। अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो उसे अपना वहम मत मानिएगा। शायद आपका कर्म आपसे मिलने आया हो, क्योंकि कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी सजा
मौत के बाद भी खत्म नहीं होती।